श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, कल 14 फरवरी है। इस दिन को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस, जिसे इंग्लिश में कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज डे भी कहते हैं, के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हृदय दोष के साथ पैदा हुए सभी लोगों और ऐसे अभिभावक तथा परिवार जिनके बच्चे जन्मजात हृदय दोष के साथ पैदा हुए हैं, उन्हें याद करने के साथ ही इस शारीरिक असामान्यता के बारे में लोगों को जागरूक भी किया जाता है। श्रोताओं, जन्मजात हृदय दोष क्या होता है या किस वजह से होता है और इसका उपचार कैसे किया जाता है, इन्हीं सब बातों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आज हमारे साथ हैं नवा रायपुर स्थित श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल के बाल हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अतुल प्रभु। डॉक्टर प्रभु, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार। डॉक्टर प्रभु, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो जन्मजात हृदय दोष है, यह क्या होता है और इसके होने के कारण क्या होते हैं? देखिए शुक्ला जी, जो जन्मजात हृदय रोग जो हम बोलते हैं वो जन्म से नहीं, जन्म के पहले से ही होता है। बच्चा माँ के पेट में पलता होता है, तभी जो हार्ट, जो दिल उसका डेवलप होते रहता है। तो उस डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से दिल के सभी कमरे अच्छे से नहीं बन पाते। तो ऐसे इसमें दिल के अंदर कुछ प्रॉब्लम, जैसे छेद हो या फिर नसें उल्टी जुड़ी हो या फिर नसों में ब्लॉकेज हो, ऐसा होता है। और उस वजह से बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके जन्म के बाद तुरंत नजर आता है कुछ ऐसे प्रॉब्लम, जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, नवजात शिशु ब्रेस्ट फीडिंग मतलब स्तनपान करता है तो स्तनपान में दिक्कत आना, वजन नहीं बढ़ना, बार बार निमोनिया आना और स्तनपान के दौरान बहुत सारा पसीना आना मतलब माथे पे। मान लीजिए कि कोई माँ है, तो यदि उसे अपने बच्चे में ये लक्षण नजर आ रहे हैं जो आप बता रहे हैं, एक बार मैं चाहूंगा फिर से रिपीट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी माताएं इस समय हमारे इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, बहुत सारी बहन। तो यदि उन्हें अपने नए पैदा हुए बच्चे में ये सिम्टम्स, ये लक्षण नजर आ रहे हैं, तो फिर उन्हें थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए। जी, आप बता रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत या स्तनपान में बच्चे को दिक्कत आती है। हाँ, तो सांस लेने में दिक्कत आना, सांस लेते समय छाती पे गड्ढा दिखना, बार बार निमोनिया होना और बार बार निमोनिया के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना, वजन अच्छे से नहीं बढ़ना और स्तनपान में दिक्कत आने की वजह से बच्चा स्तनपान करेगा, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेगा और फिर से स्तनपान करेगा, फिर से थोड़ा रेस्ट करेगा। तो वो जो स्तनपान की क्रिया है वो बच्चे के लिए एक एक्सरसाइज जैसी होती है। अच्छा। तो वो थक जाता है और वो थोड़ी देर आराम करता है, फिर से स्तनपान करता है। तो ये रुक रुक के जो स्तनपान की जो प्रक्रिया है वो काफी बच्चों में दिखाई देती है। इतना ही नहीं, जब वो कॉम्प्लिकेटेड हार्ट प्रॉब्लम, जो ज्यादा हार्ट प्रॉब्लम होता है, उनमें बच्चों के हाथ, पैर, मुंह और जबान नीले दिखते हैं। तो उसको हम ब्लू बेबी जैसे बोलते हैं। वो ब्लू बेबी के अलग अलग डायग्नोसिस भी होते हैं, लेकिन जनरली उनको एक ब्लू बेबी की कैटेगरी में बोला जाता है। तो वो एक लक्षण ऐसा है कि वो ना कोई डॉक्टर, ना कोई माता और एवं मितानिन, इन सभी लोगों ने जल्द से जल्द पकड़ना है और उनको डॉक्टर के पास जल्द से जल्द ले आना है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि एक शिशु जो है वो पैदा हुआ, उसमें ये सिम्टम्स या लक्षण दिख रहे हैं, तो हमें सचेत होना चाहिए। क्या ऐसा भी कोई तरीका या उपाय हो सकता है कि जिस समय जो स्त्री गर्भ धारण करती है वो खास प्रिकॉशन बरते, कोई खास सावधानियां बरते, ताकि उसके बच्चे को ये रोग ना हो? क्या ऐसी कोई चीजें हैं या किन असावधानियों से बच्चे में इस तरह की असामान्यता या एबनॉर्मलिटी आ जाती है? जी हाँ, बहुत अच्छा और बहुत सटीक सवाल किया आपने। आजकल के युग में कोई रोग होने से ज्यादा जरूरी है रोग को प्रतिबंधित करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सब हम जानते हैं। तो अब ऐसी तकनीक आ गई है कि हम ये जन्मजात रोग माँ के पेट में जब बच्चा पलता है तो उसी समय हम उसको जांच के डायग्नोस कर सके, उनको पहले से ही माँ को या पेरेंट्स को बता के रख सकते कि शायद इनको ये बीमारी बच्चे को होने वाली है और उसका आगे प्रोग्रेस कैसे होगा। तो ये चीज हम जरूर उनको बता पाएंगे। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि माँ ये रोग ना हो तो माँ को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।
तो सबसे पहले तो एक बहुत अहम बात है कि जैसे आपको पता चलता है कि आप गर्भ से हो या प्रेग्नेंट हो, तो आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे तो आपकी जो दवाइयां शुरू है, जो पास्ट हिस्ट्री है कि आपको कोई और बीमारी है, एक फुल चेकअप अच्छे से हो जाए, तो माँ को जो चलने वाली दवाइयां, इनका असर बच्चों पे होता है और वो दवाइयों की वजह से किसी किसी बच्चों में भी हार्ट प्रॉब्लम पाया जाता है। जी। दूसरा, ज्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट इन्हीं माँ को फोलिक एसिड और कैल्शियम की दवाइयां एडवाइस करते हैं, तो ये दवाइयां लेनी चाहिए रेगुलरली पूरे 9 महीने। तो पहले 3 महीनों में इन दवाइयों का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि हार्ट और रीढ़ के हड्डी के प्रॉब्लम्स ये फोलिक एसिड की वजह से बच्चों को नहीं होते। अच्छा। तो फोलिक एसिड लेना बहुत जरूरी है गर्भवती महिलाओं ने। और प्राकृतिक रूप से जो फोलिक एसिड है वो किन किन चीजों में पाया जाता है हमारे खाद्य पदार्थों में? ज्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मतलब जो हरी सब्जियां हैं उनमें ये पाया जाता है। तो यदि गर्भ धारण के पहले 3 महीने में जो माताएं हैं वो हरी सब्जियां का अच्छे से सेवन करें तो असामान्य बच्चे होने की कम हो जाती है आशंका कम होती है। सही बात है, बट अपनी सब्जियां बनाने का तरीका है उसमें वो फोलिक एसिड नष्ट भी होता है काफी हद तक। तो भले हम सब्जियां खाएं लेकिन हमें नहीं पता कि वो है कि नहीं है। और आजकल जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो वेजिटेबल या फिर वो पेस्टिसाइड के साथ तो नेचुरल चीजें इतनी नहीं मिलती आम लोगों को, तो उसमें ये सप्लीमेंट लेना जरूरी है। मतलब साथ में यदि डॉक्टर ने उन्हें दवा प्रिस्क्राइब की हुई है तो वो भी लें उन्हें। बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है कि प्राकृतिक तरीके से पर्याप्त मात्रा में वो ना मिल पाए। बिल्कुल। और एक चीज जो माताओं ने नहीं करना चाहिए, जो ज्यादातर हम देखते हैं थोड़ा एफ्लुएंट या फिर हायर क्लास के लोगों में पाया जाता है, अल्कोहल का सेवन। जी। माताओं ने अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एवं स्मोकिंग पैसिव या एक्टिव दोनों नहीं करना चाहिए। मतलब धूम्रपान नहीं करना चाहिए और शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जिस समय गर्भ धारण करते हैं उस वक्त के दौरान ना तो उन्हें तंबाकू का सेवन या बीड़ी सिगरेट का सेवन करना चाहिए और ना ही शराब का सेवन करना चाहिए। सही बात। तो इसके बावजूद कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होते हैं जिस वजह से ये हार्ट के जन्मजात हृदय दोष पाए जाते हैं। तो ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम है ये हमारे कंट्रोल में नहीं, ये नॉन मॉडिफाइबल है। जो मॉडिफाइबल जो चीज है वो जो हमने अभी तक बताए, उसका अगर हम ख्याल रखें तो काफी हद तक ये जो इंसिडेंस बचा जा सकता है। डॉक्टर प्रभु, हमारे भारत में ये जो जन्मजात हृदय दोष की जो समस्या वो कितनी गंभीर है हमारे देश में? हम कहते हैं कि 1000 में एक बच्चे को जन्मजात हृदय दोष होता है। जी। जिसका मतलब है हमारे देश में करीब 2.5 लाख बच्चे हर साल पैदा होते हैं जन्मजात हृदय दोष के साथ। अच्छा। इनमें से कुछ माइनर प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिनमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन काफी मेजरली सब सर्जरी के लायक होते हैं कि सर्जरी या फिर एंजियोग्राफी के माध्यम से उनको ठीक किया जा सकता है। लेकिन हार्ट सर्जरी तो ऐसे सस्ती चीज तो है नहीं, वो कहीं भी करेंगे तो महंगी ही होती है। इसलिए ये जो प्रॉब्लम है भारत में, क्योंकि हॉस्पिटल्स बहुत कम है सर्जरी करने वाले, तो ये प्रॉब्लम हमारे पास नंबर्स ज्यादा है और हॉस्पिटल्स कम है सर्जरी करने की। तो हर साल ये भारत की आबादी इतनी ज्यादा है तो बहुत ये प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बात और है कि जैसे मान लीजिए कि हमने पहचान लिया कि एक बच्चे को जो है वो जन्मजात हृदय दोष है, उसके हार्ट में कुछ एबनॉर्मेलिटी है, तो ये कैसे तय होता है कि इसके लिए ऑपरेशन या सर्जरी जरूरी है या दवा से भी ठीक हो सकता है? जब कोई डॉक्टर चेक करता है बच्चों को और उनको सस्पेक्ट करते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम है, तो एक आशंका रहती है कि शायद हार्ट प्रॉब्लम है। कैसे? तो जब वो स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो उनको एक मरमर मतलब आर्ट से गलत आवाज सुनाई देती है जो नॉर्मल से अलग है आवाज, तो वो सस्पेक्ट करते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम है। इसके बाद वो इको जांच के लिए हमारे संजीवनी हॉस्पिटल है वहां भेज देते हैं। इको जांच मतलब हार्ट का एक सोनोग्राफी जांच होता है जिसके द्वारा हम हार्ट के अंदर के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, जहां कोई फॉल्ट है, कोई वाल्व में लीकेज है या वाल्व में खून के रास्ते में रुकावट है या उसकी जो खून की धमनियां हैं वो गलत जुड़ी हुई है। तो ये जो प्रॉब्लम हम जब देखते हैं उसके उपरांत हम डिसाइड करते हैं कि इसको ऑपरेशन कराना है कि दवाइयों से ठीक हो जाएगा। ज्यादातर बच्चों को ऑपरेशन या
एंजियोग्राफी जो कैथ लैब में ठीक किया जा सकता है। कुछ माइनर प्रॉब्लम्स रहते हैं जिनको हम कुछ काल में देखते जाते हैं कि अगले साल क्या होगा, अगले साल चेकअप करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो छोटे हो के वो फिर बंद भी हो जाते छेद। कुछ प्रॉब्लम ऐसे रहते हैं जो बड़े होने पे ही हमें पता चलता है कि इसको अब शायद अब ऑपरेशन की जरूरत है, अब तक नहीं थी, अब है, तो वो डिसीजन बच्चा बड़ा होने के बाद भी लिया जा सकता है। लेकिन कुछ जो मेन प्रॉब्लम्स है, जो ब्लू बेबी के प्रॉब्लम्स है, वो बच्चा बॉर्न होने के तुरंत बाद उसका ऑपरेशन कराना जरूरी होता है। मतलब बहुत केसेस में जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना होता है। डॉक्टर साहब, इसमें आमतौर पर देखा गया है कि 18 साल तक या उसके पहले ही बच्चों का इलाज ज्यादा मुफीद, ज्यादा सही माना जाता है, 0 से 18 वर्ष के बीच में। ऐसा क्यों? 0 से 18 तो हम जैसे बोलते हैं पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, जो लीगली पीडियाट्रिक एज ग्रुप होता है जी। हार्ट प्रॉब्लम्स ऐसी बात है कि आपको प्रॉब्लम आने से पहले उसको इलाज कर देना चाहिए। मतलब आपके एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो हम बोलते हैं एडीएल, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग ना, रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम एक्टिविटी करते हैं उसमें तकलीफ आने तक हमें वेट नहीं करना है, उससे पहले ही उसको ठीक करना है। तो इसका मतलब हम स्कूल एज के पहले बच्चों को ये हृदय रोग से या बीमारी से ठीक कराएं। उसमें सर्जरी होगी या कैथ इंटरवेंशन होंगे या फिर दवाइयां दी जाएंगी, जो भी है वो तो पहले 5 साल में ज्यादातर ठीक हो जाने चाहिए, क्योंकि एक समय बाद अपनी बॉडी वो हार्ट प्रॉब्लम को एडजस्ट हो जाती है और फिर ऑपरेशन कराना मुश्किल हो जाता है जी। तो ये बात सबने ध्यान से में रखना है कि किसी ने अगर कहा कि हम थोड़ी दिन बाद देख लेंगे, थोड़े समय बाद कर लेंगे, तो तुरंत मानना नहीं है कि हम ऑपरेशन बाद में कर सकते हैं। जल्द से जल्द एक सही डॉक्टर की सलाह ले और उन्हें फॉलो करें। डॉक्टर प्रभु, आप जो नवा रायपुर स्थित श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में पिछले करीब 5 साल से आप कार्यरत हैं, तो छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो ये जो रोग है जन्मजात हृदय दोष, इसके उपचार से संबंधित कैसी सुविधाएं हमारे प्रदेश में मौजूद हैं, इसके बारे में हमें बताइए। तो श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल 2012 से हृदय हॉस्पिटल करके माना जा रहा है, जो मुफ्त में इलाज होता है। 2014 से यहाँ पे केवल जन्मजात हृदय दोष के ही ऑपरेशन होंगे, ऐसा डिसीजन लिया गया और उसके बाद से आज तक करीब 13,000 बच्चों का मुफ्त इलाज हो चुका है। ये निःशुल्क इलाज होता है? निःशुल्क इलाज, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज, जिसमें हमारे हॉस्पिटल में आप अगर देखो तो कोई बिलिंग काउंटर ही नहीं है जी। तो इलाज के में आता है सर्जरी इलाज और एंजियोग्राफी इलाज और दवाइयां जी। तो जो सर्जरीज हैं वो आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखेंगे तो कम से कम 2 लाख से लेके ज्यादा से ज्यादा 5, 5.5, 6 लाख के सर्जरीज। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसका 2 से 5-6 लाख रुपए लगता है वो आपके हॉस्पिटल में निःशुल्क होता है जी। और जो एंजियोग्राफी के माध्यम से या फिर वो कैथ के लैब के माध्यम से जो ऑपरेशन होते हैं जी, वहां हम जो छेद में डिवाइस या फिर एक छोटी छतरी के आकार का डिवाइस हम फिट करते हैं ताकि वो छेद अंदर से ब्लॉक हो जाए जी। तो ये जो प्रोसीजर होता है, जो पैर की नसों में से एक छोटी वायर पास करके उसको बिठाया जाता है। हालांकि सभी जन्मजात हृदय दोषों को ऐसे नहीं ठीक किया जा सकता, लेकिन मैं बोलूंगा अराउंड 20 to 25% हम जो हृदय रोग ऐसे हैं उनको ठीक कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में बच्चों के हार्ट के जो रिदम प्रॉब्लम्स है, रिदम मतलब हार्ट बीट के जो प्रॉब्लम है, जैसे किसी को हार्ट बीट कम होना और किसी को हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज होना, ये प्रॉब्लम्स भी हम ठीक करते हैं, जिसको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहा जाता है। और ये बहुत आधुनिक तकनीक है जो बहुत कम जगहों पे, और मैं कहूंगा पूरे भारत में शायद 1 या 2 ही ऐसे हॉस्पिटल होंगे जहां पे बच्चों के लिए ये सुविधा मौजूद है। इसी के साथ अभी रिसेंटली हमारे यहाँ माताओं के लिए एक ममत्व हॉस्पिटल खोला गया है, जिसमें माताओं के लिए फ्री इलाज इन द सेंस की डिलीवरी और डिलीवरी के बाद बच्चों का केयर होता है, न्यूबॉर्न केयर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। अच्छा, ये एक नई आपने वहाँ पे सुविधा को जोड़ा है? हाँ जी, जो सितंबर से शुरू हुआ है, जिसका नाम ममत्व बोला गया है।
तो वहाँ हम जो गर्भवती माताओं का रेगुलरली फीटल इको, मतलब वो जो इको जो गर्भावस्था में जो करते हैं वो रेगुलरली करते रहते हैं। तो वो एक सुविधा भी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। बहुत अच्छा लगा हमें जानकर डॉक्टर प्रभु, और खासतौर से आपने हमारे श्रोताओं को इतने अच्छे तरीके से बताया है कि ये रोग क्या होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, और यदि बच्चे में इसके लक्षण दिख रहे हैं तो वो क्या कराएं उपचार, किस तरह से कदम उठाएं ताकि आगे भविष्य में उस बच्चे को किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। आकाशवाणी समाचार की ओर से हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। तो श्रोताओं, यह था हमारा आज का समसामयिक विषयों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में। अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।